टॉपिक पूछा था ना प्रपोजल के मेडिकल प्रोजेक्ट के में। टॉपिक। हाँ, राइट। तो मैंने ठीक है। कल भी लिखा था। मैंने कहा हम्म सामान्य न्याय प्रशासन के तहत एक दिव्यांग आता है, जैसे नशा मुक्ति आता है, हम्म दिव्यांग का टॉपिक आता है, ओल्ड एज का हम्म टॉपिक आता है। हम्म। तो ऐसे ही मैंने दिव्यांग के ऊपर टॉपिक भी बताया था आपको। मैंने कल भी बताया था और आज भी जब आपने पूछा ना तब मैंने कमेंट करी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दिव्यांग के ऊपर हमें कोई टॉपिक बनाना है, राइट। प्रोजेक्ट टाइटल आप ठीक। पूछ रहे होंगे, ठीक है। जी। मैं जी। एक टाइटल इस पे बना के बता देता हूँ आपको। जी। यहाँ पर हम दिव्यांगों के लिए मान लीजिए हम एक जो है शेल्टर होम डाल रहे हैं, राइट। तो शेल्टर होम फॉर फिजिकली डिसेबल्ड इन दिल्ली, राइट। या आप शायद राजस्थान से हैं, है ना। जयपुर, राजस्थान। क्लियर है सर। क्या करने जा रहे हैं हम? शेल्टर होम डालने जा रहे हैं, राइट। किसके लिए डालने जा रहे हैं? फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, राइट। और कहाँ डालने जा रहे हैं? इन जयपुर, राजस्थान। अब क्लियर है सर? अब क्लियर है सर? से यस और नो। थैंक यू सर। रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तब भी जो है रिहेबिलिटेशन में भी हम क्या करेंगे? उनको शेल्टर होम ही देंगे हम, है ना। रिहेबिलिटेशन कई प्रकार से होता है, ठीक है। आप शेल्टर होम दे सकते हैं, आप उनके लिए कोई नई योजना चला सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का जो टाइटल था वो था, मैं आपको बता देता हूँ। बस ये मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल था, सखी प्रोजेक्ट फॉर वुमेन ऑफ इंडिया। क्या करने जा रहा हूं? सखी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा हूं। जब मैंने अपना फंडिंग के लिए जमा करवाया था मेरी सीएसआर एजेंसीज को, किसके लिए करने जा रहा हूं? फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए। कहां करने जा रहा हूं? ऑफ इंडिया, पूरे भारत की। क्यों मैंने यहाँ पर पूरा भारत क्यों सिलेक्ट? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का इंटरवेंशन जो कहता है कि भाई मैं इतने लंबे स्केल पर काम कर सकता हूं, तो मैंने किया, राइट। मैं पूरे भारत की महिलाओं के लिए सखी प्रोजेक्ट पे काम करता हूं क्योंकि उसके अंदर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे वर्क करते हैं, राइट। तो सखी प्रोजेक्ट पे काम करना, अब ऑब्वियस सी बात है, क्रेज आ गया उसके अंदर। सखी प्रोजेक्ट है क्या ऐसा? तो वहां हमने क्या किया, सखी प्रोजेक्ट को हमने एक टैगलाइन दी हुई थी पूरी। सखी, SAKHI। एस फॉर सोशल, A फॉर अटेम्प्ट, K फॉर किलिंग, है ना। H फॉर हॉरिबल, I फॉर इलनेस। तो हमने सखी को ही थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, जिससे कि एक क्रेज प्रेजेंट हो गया, एक इनोवेशन आ गई मेरे नाम में, मेरे काम में, कि आखिर है क्या। मैंने प्रोजेक्ट के टाइटल को ही स्पेल आउट कर दिया। ये काफी सारी चीजें, काफी सारे ट्रिक्स होती हैं जिनको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए जी। हम बात कर रहे थे अब यहाँ पर मल्टी सेक्टर्स की। तो मल्टी सेक्टर्स में चलते हैं अब। मल्टी सेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास कोई क्वेरी रह जाए ना, तो उसको आप ग्रुप में डाल दिया कीजिए। ग्रुप इसलिए आपको दिया गया है, राइट। यहाँ पर हम चलते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी एड, ह्यूमैनिटेरियन एड, राइट। आपका इसके अंदर आ जाएगा रिलीफ कोऑर्डिनेशन। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति में आप कोई भी रिलीफ के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। आप अचानक से या किसी प्रकार का रिहेबिलिटेशन करते हैं, तो वो चीज मल्टी सेक्टर्स के अंदर आ जाती है। क्लियर है। और एपिडेमिक मैनेजमेंट, एपिडेमिक मैनेजमेंट जो है वो भी मल्टी सेक्टर्स के अंदर आ जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं,
खैर क्योंकि बहुत लंबा कोर्स होता है ये, ठीक है। मैंने फिलहाल वो चीजें दी हैं जिस पर हमारी संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं। आई थिंक सो यहां तक सभी का क्लियर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है। हमने दो चीजें यहाँ पर कंप्लीट की, क्या क्या, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन, राइट। तो चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन। अब हम अपने सेशन को जो है कंटिन्यू कर पाए हैं। अभी तक हम पिछले वाले टॉपिक्स पर ही थे। चलिए, यहाँ पर प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन हमारी क्या क्या आएंगी, ध्यान रखिएगा। जब आप अपने प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन को ड्राइव करते हैं, लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया देवली, है ना। हमने सिर्फ देवली, चंद्रपुर, राजघाट, मतलब हमने कोई भी प्लेस के नाम लिख दिए। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट प्रपोजल लोकेशन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया प्रोजेक्ट प्रपोजल लोकेशन। अगर मैं इसको आपके एरिया के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर, मेरे यहाँ पर काफी सारे गांव हैं, जैसे बामनोली, खरखोदा, बादली, है ना, और सापला, वटेवर। मान लीजिए मेरे कुछ एरियाज के नाम है, कुछ क्षेत्रों के नाम है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और डाइवर्ट कर देता हूँ, बहादुरगढ़, ठीक है, बादली, और इसके अलावा हमारी आ जाती है बादली के साथ साथ बेरी, है ना। हाँ, बादली बेरी। अब मैंने ये लिख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो व्यक्ति मेरे प्रोजेक्ट प्रपोजल को पढ़ रहा है, उसके लिए इतना लिखना पर्याप्त नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता है बहादुरगढ़ कहाँ है, उसको नहीं पता है बादली कहाँ, उसको नहीं पता है कि ये बेरी कहाँ है। ये जो प्रोसीजर होता है, ये बिल्कुल गलत होता है। क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। कभी भी इस प्रोसीजर को आप यूज मत कीजिएगा। इस प्रकार से आपको कभी भी अपना प्रपोजल नहीं लिखना है, अपनी प्रपोज लोकेशंस कभी नहीं डालनी है इस प्रकार से। सही वे क्या रहेगा हमारा, रहेगा जैसे मान लीजिए हम अपनी प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशंस लिख रहे हैं। हम यहाँ पर जो है प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशंस लिख रहे हैं। प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन हमें कभी भी इस प्रकार से नहीं दी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। आपको हमेशा देना है इसका एक सही वे, और वो सही वे क्या कहता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं एक बार इसको एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि सही से दिखने लगे लाइन। यस, चलिए। अब क्या कहता है सही वे, बहादुरगढ़, बादली एंड बेरी तहसील ऑफ झज्जर डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, राइट। अब सामने वाले के पास क्या गया, मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन, राइट। बात समझे आप। सामने वाले को नहीं पता कि ये एरिया कहां पड़ते हैं, मुझे उसको प्रोवाइड करनी है अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिससे व्यक्ति मुझे टैग ऑन कर सके। क्योंकि बहादुरगढ़ मैं सिर्फ लिख देता हूं ना, तो बहादुरगढ़ मेरे ख्याल से, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 3 जगह है, तो वो तीनों जगह अलग अलग जिलों में है। ऐसे ही बहादुरगढ़ किसी और एरिया में भी हो सकता है। हमने बहुत सारे जिलों के नाम ऐसे सुने, वो जिले सेम जो है
किसी और स्टेट के अंदर भी हैं, जैसे रोहतास जिला जो है शायद बिहार का, वो एक जगह और भी है, तो उसको रोहतक नगर किया गया, शायद हिमाचल साइड में कहीं था। तो बादली, बादली दिल्ली में है, बिल्कुल राइट। तो बादली यहाँ हरियाणा में भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जो है मिसअंडरस्टैंड में आ चली जाती हैं, ठीक है। सामने वाले के पास आपकी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन होनी चाहिए। सामने वाला जब आपको पढ़ रहा है तो उसे नहीं पता कि आप किस एरिया के बारे में बात करें, उसे नहीं पता कि ये तहसील है कि गांव है। मान लीजिए आप पर्टिकुलर एक जिले के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? झज्जर, जिला झज्जर इन हरियाणा? नहीं। उसमें आप क्या क्या कीजिए, दो चार गांव के नाम डालकर, एंड मोर 10 विलेजेस या अप्रोक्सीमेटली 289 विलेजेस ऑफ फलाना डिस्ट्रिक्ट। अगर आप पर्टिकुलर जिले के अंदर काम करें तो उसमें कुछ जिलों के नाम डालकर, कुछ गांवों के नाम सॉरी डालकर, और फिर फलाने विलेजेस इन फलाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट। तो इस प्रकार से आपको पूरा एक कंप्लीट जवाब देना होता है। ये चीज समझ में आ रही है किसी सबको, कि जब हम प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें उसे ज्योग्राफिकल अपनी लोकेशन देनी है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब ये नहीं कि हमें कोई वहां पर मैप वैप लगाना, नहीं। कहने का मतलब कि हम उसको इस हिसाब से एक्सप्लेन कर दे कि सामने वाले को सर्च करने में, ज्योग्राफिकल लोकेशन लेने में उसको दिक्कत कभी भी ना आए। अगर ये चीज क्लियर है तो से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। CLEAR, क्लियर। CLEAR, क्लियर। और बड़े शॉर्ट में जवाब होता है आपका, इसमें इसमें रहेगा सिर्फ एक लाइन का जवाब केवल, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन, हम कर चुके। अब बात आती है हमारे पास एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, राइट। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, अब हम इसको सीखेंगे। अब हम सीखने वाले हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, राइट। ध्यान रखिएगा, आपके जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज होते हैं, इनको जो है कुछ सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कुछ सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये सेक्टर्स दो होते हैं। कौन से दो सेक्टर होते हैं हमारे? वो एक होता है हमारा डायरेक्ट बेनिफिशरीज, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज। ध्यान रखिएगा, बेनिफिशरीज को हमने दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। बेनिफिशरीज को हमने दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बेनिफिशरी, इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज, राइट। तो हमें दोनों पे काम करना है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज पर भी और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज पर भी। लक्ष्मण जी, सर समय से जुड़ा कीजिए प्लीज। शिल्पी राय मैम, समय से जुड़ा कीजिए प्लीज। अगर आप लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई आगे ले जा पाएगा। उन्होंने अभी जुड़े हैं, इसलिए जी जी मैं जी। उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उनको नियम नहीं पता था, ठीक है। हाँ, ओके। आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आप 9:02 से 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आप वेटिंग रूम में रहेंगे। जब टीम या मैं मुझे फुर्सत मिलेगी बीच सेक्शन में से, तब मैं आपको ऐड ऑन कर पाऊंगा। समय से जुड़िए। अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है तो फिर आप किसी के लिए समय नहीं निकाल सकते, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। चलिए ठीक। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को हमने दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया, राइट। पहला हमारा क्या कहता है? डायरेक्ट बेनिफिशरीज। पहला हमारा क्या कहता है? डायरेक्ट बेनिफिशरीज। और दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज। यहां पर जब हम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज की बात करते हैं तो हमें दोनों को इंक्लूड करना है। दोनों को किसमें? अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अबाउट द प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट समरी की। प्रोजेक्ट समरी का मतलब 2 से 3 या 4 लाइनों के जवाब वाला जो सेक्शन होता है ना हमारा, इसमें इसमें हम प्रोजेक्ट समरी क्या होती है? एक छोटी सी एक तरीके से हम कह सकते हैं एक छोटा सा बायोडाटा होता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का। तो
जो हमारा रीडर होता है ना, हमारा जो फंडर होता है, हमारा जो डोनर मेंबर होता है, या हमारी जो फंडिंग एजेंसी होती है, वो पहले इसको पढ़ती है। इसको जब वो पढ़ेगी तो उसमें थोड़ा सा उसको अट्रैक्शन यही मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कि यार इनके यहाँ तो इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर ये तो 15,000 जो है बेनिफिशरीज दिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वो यहां से अट्रैक्ट होगा तो वो आपके उस पेज पर जाएगा। किस पेज पर? अंदर जो आपका डिटेल पेजिंग है। अब यहां पर आपको क्या दिखाना है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिशरीज आपको दिखाने हैं। अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज क्या क्या होते हैं और कौन कौन होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम कर रहे हैं, राइट? किस पर काम कर रहे हैं हम? मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, या हम मैटरनिटी केयर पर काम कर रहे हैं। मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा आपसे। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम यहां पर काम कर रहे हैं मैटरनिटी हेल्थ पर। मैटरनिटी हेल्थ पर हम जब काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सामने जो हमारा टारगेट होता है वो होती है गर्भवती महिलाएं, राइट? वो कौन होती है? गर्भवती महिलाएं। अब गर्भवती महिलाएं कौन है? हमारी डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उन्हें अवेयरनेस फैला रहे हैं। ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट बेनिफिशरीज। इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन हो गए? वो सभी नए इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब होता है नवजात शिशु, है ना? वो सभी इन्फेंट्स जो पैदा होंगे आने वाले समय में, क्योंकि हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं उनकी मेटर्निटी हेल्थ पर, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फायदा उनको, उस बच्चे को मिलना है जो नवजात शिशु आने वाला है कुछ समय के बाद, दुनिया देखने वाला है। तो हमारे डायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन हुई? गर्भवती महिलाएं। हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन हुए? इन्फेंट्स। अगर हमने यहां पर उनको सारी चीजें सिखा दी, भाई जच्चा को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, जच्चा को इतने समय पर टीकाकरण करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, और डिलीवरी के बाद बच्चे को जो है 6 महीने के बाद हमें बूस्टर डोज लगवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। रवि कुमार को एंटर मत कीजिएगा क्योंकि ये अपनी संस्था के नाम से नहीं जुड़े हुए हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं पहले पूछ लेता हूँ ये है कौन। कई बार मूवीज के डायलॉग याद आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रवि कुमार जी, आप अनम्यूट करके अपना नाम बताइए सर, अपनी संस्था का। रवि कुमार जी, अपनी संस्था का नाम बताइए प्लीज। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी संस्था का नाम बताइए। रवि कुमार, रवि कुमार अपनी संस्था का नाम बताइए अनम्यूट कर कर, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से बाहर कर रहा हूं। सर सुशीला वेलफेयर फाउंडेशन। दादा, संस्था के नाम से लॉगिन हुआ कीजिए और समय से प्लीज। आज से नियम बना लीजिए, हमें जब अपने लिए कुछ करना है ना तो समय से करना है। आप 9:45 ऐड ऑन हो रहे हैं, आधे से ज्यादा क्लास निकल चुकी है। थोड़ा सा समय से, 9 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, 9 बजने में 5 मिनट पहले ही जुड़ जाइए। पूरा प्रयास कीजिए। 9:02 के बाद वेटिंग रूम में फिर एंट्रीज नहीं मिलेगी। मैं कल से ये नियम लागू कर रहा हूं, इसलिए आज आप सब लोगों को पता लग गया होगा। कल से ये नियम लागू, अगर आप 9:02 के बाद लॉगिन होते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, आप अगर अपने लिए समय नहीं निकाल सकते सर, फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप अगर अपने लिए समय, अपनी संस्था के लिए आपके पास समय नहीं है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं का ये पूरा पूरा कोर्स, पूरी जो ट्रेनिंग है वो निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है, उसके बाद अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता लाइफ के अंदर। हम बात कर रहे थे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज की। इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक लमसम अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिशियरीज का और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज का भी हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम दोनों को कैलकुलेशन में डालते हैं, राइट? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई सभी को? से क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं। से क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमें करना क्या है, एक बात का ध्यान रखना, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशरीज हमें यहां पर डाल देना है। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशरीज हमें यहां पर डालना है, ठीक है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशरीज हमें डालना। मान लीजिए हमने अपने यहाँ पर सर्वे किया था, हमें पता है कि हमारे एरिया में हम इस प्रोजेक्ट को जब शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास लगभग 300 महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है? हमें उस पर ये प्रोजेक्ट लागू करना है अपना, राइट? तो हम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टोटल डायरेक्ट बेनिफिशरीज लिखेंगे 300, ठीक है? और इसके साथ लिखेंगे एंड सम अदर वुमेन्स एंड, ध्यान रखिएगा, सम अदर वुमेन्स एंड इन्फेंट्स विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ये ऐसे ही लिखना होता है आपको, वहां पर उसका नंबर काउंट मत कर देना कि यार 300 महिलाएं तो 300 बच्चों को जन्म देंगी तो हम यहाँ पर 600 का 600 डाल दें नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, नहीं।
नंबर ऑफ बेनिफिशरीज जो आप नंबरिंग में लिखेंगे वो रहेगा सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिशियरी वाला। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी वाला क्या रहेगा आपका, वो आप लिख देंगे जैसे हम बात कर रहे हैं चाइल्ड, सॉरी, हम बात कर रहे हैं यूथ एडोलसेंट पर, है ना, यूथ मैनेजमेंट या एडोलसेंट पर। तो यूथ तो जो पे हम काम करेंगे वो तो हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी। जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। ऐसे ही महिलाएं जो हैं, हमने 300-600 महिलाओं का डाटा बनाया था, तो वो 300-600 महिलाएं जो है वो हमारी डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गई। और जो इन्फेंट्स रहेंगे, आने वाले जो नवजात शिशु रहेंगे, वो हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेंगे। हम उसका नंबर नहीं देना होता, हमें लिख देना होता है। एंड अदर किशोरियों को क्या कहते हैं, टीनेजर्स, टीनेजर गर्ल्स। या हम मतलब मान लीजिए मैटरनिटी हेल्थ से संबंधित हम कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अगर उसके अंदर कोई महिला यानी कि कोई बालिका आ जाती है 18-19 साल की, उसकी शादी नहीं, तो आप उसको मना थोड़े कर देंगे, है ना। तो वो जो गर्ल्स हैं या यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स गर्ल्स हैं, वो आपकी इंडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। तो उसको आप एज इट इज मेंशन करेंगे दैट देयर आर पॉसिबल नंबर ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशियरीज आर 250 और 2500 whatever, जो भी आप लिखते हैं। एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज विल बी इन्फेंट्स, जो है आपकी यंगस्टर्स या गर्ल्स, है ना, टीनेजर गर्ल्स। आप इस प्रकार से जो है अपनी लाइन को उसको कंप्लीट करेंगे। एक लाइन के अंदर आपको जवाब देना होता है, इसके अंदर आप 2 से 3 लाइन एड ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हम समरी पे बात कर रहे हैं। चलिए, यहां तक सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज के बाद आता है हमारा प्रोपोज टाइम फ्रेम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रोपोज टाइम फ्रेम जो है आपका वो होना चाहिए प्रपोज्ड टाइम फ्रेम। आज तो इस सेशन को हमें कंप्लीट करना ही है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं प्रपोज टाइम फ्रेम के ऊपर। प्रपोज टाइम फ्रेम क्या कहता है, आल दो, ये लाइन नोट कर लीजिएगा, ये आप अपनी हर जगह यूज कर सकते हैं, ये कॉमन लाइन है। लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस में ही जो है टैग कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो आपका प्रोजेक्ट हो एक अल्पकालीन, मान लीजिए हमें पता है पहले से भी ये प्रोजेक्ट हमें केवल साल भर चलाना है। एक जो होता है ना लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट, आपने अवेयरनेस की बात करते हैं, लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट में जिंदगी में अवेयरनेस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि और अनपढ़ लोग आते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, अवेयरनेस कभी खत्म नहीं होती है ना। तो जिन प्रोजेक्ट को, जिस सोशल वर्क, जिस सोशल एक्टिविटीज को हम कंटिन्यू रख सकते हैं, कंटिन्यू ही करना है अपने को, वो चलती ही रहेंगी भविष्य में, उनके लिए आप इस लाइन को यूज करते हैं। ऑल दो द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज लाइफ टाइम, या मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 3 साल के लिए है, तो इज बाउंडेड फॉर 3 इयर्स। तो आप क्या करेंगे, इज बाउंडेड फॉर 3 इयर्स, द बजट हैज बीन प्रोड्यूस्ड फॉर 12 मंथ्स। इन केस ऑफ अगर आप पूरे 1 साल के लगा रहे हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट ही 3 महीने का है, तो आप वो जो है 3 महीने के ले सकते हैं। although the project proposal is for lifetime, एक शब्द मुझे बहुत अच्छा मिला, ऑनगोइंग प्रोग्राम, राइट, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट मानव सेवा समिति। इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम, ये सबसे बेस्ट रहेगा। although the project proposed project is an ongoing program, the budget has been produced for 12 months, right? तो इस प्रकार से हमें अपनी लाइन को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, कि हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम है, लेकिन इसको हम जो बजट दे रहे हैं आपको, वो 1 साल का दे रहे हैं। 1 साल से ज्यादा का बजट हमें नहीं देना है कभी भी, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? हमारा प्रपोज टाइम फ्रेम भी 1 साल होना चाहिए, और हमारा जो बजट शीट है वो भी 1 साल के लिए होनी चाहिए। आई थिंक सो ये चीज सभी को क्लियर होगी। अगर ये चीज यहां पर क्लियर है, से यस, से यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। से यस, चलिए जी। प्रपोज टाइम फ्रेम के बाद हमारे पास आता है एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, फंडिंग सोर्सेज और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैं यहां पर तीनों बना लेता हूं।
प्रोफाइल कंपनी से